बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर तर होने वाले हैं। मुआशी हालात भी, सियासी हालात भी। और मज़ीद आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर आपको ऐसे मनाज़र देखने को मिलेंगे कि आपने ये मनाज़र पहले कभी नहीं देखे होंगे। और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पर एक क़यामत सुग़रा बर्पा होने वाली है, एक अज़ाब आने वाला है। और वो इसलिए कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में नहूसत के साए छाए हुए हैं। और नहूसत के साए इसलिए छाए हुए हैं कि हमने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को अपना गुलाम बनाना है। और इस तरजीह को, इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने पिछले 27 महीनों में जितने मुजालिम ढाए हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता यही है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं और पाकिस्तान में नहूसत के साए जो हैं वो मंडला रहे हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब का जो धड़ा है, वो अक्सर ये कहते, आपने सुना होगा कि हमें तो ज़बरदस्ती ये इक़्तिदार और हुकूमत थोपी गई है, हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, ये तो हमें जाती उमड़ा से ज़बरदस्ती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मिन्नतें करके ये हमारे सर जो है अजाब नाजल किया है, वरना तो हम तो लेना ही नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे इमरान खान साहब हुकूमत बनाएं। हमने तो इलेक्शन के नताइज भी तस्लीम कर लिए थे, हम बिल्कुल घर चले गए थे। लेकिन ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप है जिन्होंने हमें घर से बुलाकर कहा कि नहीं नहीं, हमने आपको इक़्तिदार देना ही देना है। ये आपने अक्सर सुना होगा। उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि इन्होंने सिर्फ रजीम चेंज किया था, जो तहरीक अदम एतमाद मंजूर करवाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मंजूर करवाई थी और वो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा इसलिए बने थे कि इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाने थे। इन्होंने अपने तमाम मुकदमात ख़त्म करवा लिए। 11-1200 अरब रुपए के मुकदमात थे, वो ख़त्म करवा लिए। जेलों से जाने से बच गए, डिस्क्वालिफिकेशन से बच गए, वापस सियासत में आ गए, चमड़ी भी बच गई, दमड़ी भी बच गई और ये सारा कुछ कर लिया। अब इनकी दिलचस्पी, इस फिल वक्त इनकी हुकूमत लेने की इसलिए दिलचस्पी नहीं थी, खजाना खाली था। लूटना है तो किसको लूटना है, कहां से लूटना है, इसलिए इनकी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि पहले पीडीएम 1 सरकार, फिर काकड़ सरकार और अब पीडीएम 2 की सरकार, अब इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। अब बजट देना पड़ रहा है। बजट में सूरत हाल ये है कि आईएमएफ के साथ अब तक की इतलात के मुताबिक इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। पहले वो कह रहे हैं कि पहले आप कुछ करें और पहले हमारे मुतालिबात पूरे करें, डू मोर की पॉलिसी इख्तियार करें, डू मोर पॉलिसी जो हमारी उस पर अमल दरामद करें और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। और फिल वक्त चूंकि आप बिसाखियों के सहारे खड़े हैं और कभी आप वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, हमारे साथ मामला तय करने की कोशिश करते हैं, आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मगरबी ममालिक कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि दर पर्दा आप चाइना की तरफ भी देखते हैं, तो चाइना को छोड़ें, हमारे गोद में आके बैठ जाएं मुकम्मल तौर पे, और जो कुछ हम कहें फिर आप वही करें, आप चाइना और रूस की तरफ मत देखें। लेकिन उनकी शराइत बहुत कड़ी हैं और वो शराइत ऐसी हैं कि वो बेइज्जती भी करते हैं, आपको फ़कीर की तरह ट्रीट भी करते हैं और आपको देते भी कुछ नहीं है। बस आपको इतना कुछ देते हैं जैसे फ़कीर को दे दिया जाता है, बस इतना कि उसकी भूख जो है वो मिट जाए, 2-4 टाइम का खाना खा ले और उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर वो कशकोल लेके आए, हम फिर उसके हिस्से में डाल देंगे। इस वक्त हमारी हालत ये है। और ये पाकिस्तान की ये हालत बनाई किसने है? ये बनाई है जनाब बाजवा और उसकी रजीम ने। क्यों बनाई है? क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेनी थी। उसकी वजह यह है, ये मेरे सामने अदाद शुमार पड़े हैं कि 6.2% मुआशी तरक्की की रफ्तार थी और उस वक्त हुकूमत गिराई गई और उस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जबकि सिर्फ 1 साल बाकी था नए इलेक्शन में। इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका था, इलेक्शन का साल स्टार्ट हो चुका था और उस वक्त उसको हटा दिया गया। और इस वक्त, इस साल जो है वो हदफ है, मुआशी तरक्की का हदफ 3% रखा गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 2.5% जो है वो बमुश्किल ये हदफ 2.38% जो है वो इस वक्त, इस साल मुआशी तरक्की की रफ्तार रही है। तो ये तो हमारे अदाद शुमार हैं। दूसरी जानिब आईएमएफ के साथ नतीजा खेज नहीं इख्तिताम हुआ, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। उसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات میں IMF کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر نئے انکم ٹیکس ریٹس زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیل ٹیکس عائد کیا جائے، جس پہ اب حکومت یہ مانتی ہے تب بھی مرتی ہے، نہیں مانتی تب بھی مرتی ہے۔ اگر یہ مان لے گی تو پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے ملک میں ہمارے تنخواہ دار طبقے کا کیا بنے گا، اور ہماری زراعت پہ اگر ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کے بعد زراعت کا کیا حال ہوگا۔ اور مذاکرات میں جی 4,67,000 ماہانہ سے زیادہ کمانے والے تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر 45% انکم ٹیکس عائد کرنے پر بحث ہوتی رہی، اور اس وقت سب سے زیادہ انکم ٹیکس 5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے افراد پر 35% عائد ہے۔ 5 لاکھ روپے جو ماہانہ کماتا ہے اس پہ 35% ٹیکس وہ دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 45% کریں، یعنی 5 لاکھ روپے میں سے اگر 5 لاکھ کسی کی تنخواہ ہے تو وہ تقریباً 2 لاکھ روپے سمجھیں آپ، 2 لاکھ سے کچھ زیادہ وہ چلی گئی، آپ کے حصے میں آئی آدھی تنخواہ، تو وہ کہتے ہیں 45% کر دیں، اور اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اور فری کین نے ایکسپورٹرز پر انکم ٹیکس بڑھانے پر اتفاق کر لیا، اور یعنی کہ جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ان پہ ٹیکس لگے گا، اور اس پہ ٹیکس لگے گا تو پھر آپ کے ذریعہ مبادلہ میرا خیال ہے کم آئیں گے، اور یہ بھی پھر ہماری جو ایکسپورٹ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپورٹرز کو نیگلیکٹ کریں گے اور اس کو ڈسکریج کریں گے۔ رواں سال صرف 86 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرایا گیا، جو کہ تنخواہ دار طبقے کی طرف سے جمع کرائے گئے ٹیکس سے 280% کم ہے۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں تنخواہ دار طبقہ، وہ خواہ پرائیویٹ ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اور مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرا سب سے زیادہ میں ٹیکس جاتا تھا جی، تقریباً میرا ہر مہینے کوئی 7-8 لاکھ روپے ٹیکس میرا جاتا تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ٹیکس کا تنخواہ دار طبقے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو یہی سچویشن ہے جی، اور IMF نے تنخواہ دار، غیر تنخواہ دار اور ذرائع سے اور دیگر ذرائع سے انکم حاصل کرنے والے تمام افراد کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کر کے ایک ہی سلیب کے تحت لانے اور انکم ٹیکس کی بلائی حد کو 35% سے بڑھا کر 45% کرنے پر اصرار کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں تنخواہ دار ہو، غیر تنخواہ دار ہو اور کسی بھی ذرائع سے آپ آمدنی حاصل کر رہے ہیں، یعنی کاروباری لوگ ہیں، سب کو 45% پہ لے آئیں۔ یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن تنخواہ دار طبقے کا نقصان ہے، تنخواہ دار طبقے کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ پھر انفیئر مین سے ظاہر کمائے گا اور ناجائز ذرائع سے کمائے گا، کیونکہ کاروباری لوگ ہیں ان پہ تو آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ اپنی قیمت بڑھا دیتے ہیں، قیمت بڑھا کے اپنا پیسہ پورا کر لیتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے جی 45% وہ کہتے ہیں سارا، یعنی کہ جو مغربی دنیا میں اس وقت رائج ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مغربی ممالک میں ہے وہی سارا کر دیں، 45% کر دیں۔ 50% تقریباً آپ اگر 1 لاکھ روپے آپ کی سالانہ 10 لاکھ روپے کماتے ہیں تو اس میں سے 4.5 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس چلا جائے، یہ ہے سادہ سا اصول۔ اور اگر آپ کی آمدنی اسی طریقے سے 20 لاکھ سالانہ ہے تو اس میں سے آپ کی 9 لاکھ روپے چلی جائے، یہ ایک ہے آلموسٹ 45% یہی بنتا ہے جی۔ تو البتہ قابل انکم ٹیکس کی 6 لاکھ روپے سالانہ کی موجودہ حد کو برقرار رکھنے کی لچک دکھانے کو IMF تیار ہے، اور اسی طریقے سے جی IMF نے تجویز دیا کہ اگر انکم ٹیکس کے اطلاق کی سالانہ حد 9 لاکھ تک بڑھا دی جاتی ہے تو پھر 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس کی شرح 2.5% سے بڑھا کر 7.5% ہو جائے گی۔ اور یہ بھی اب 1 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے جی وہ بمشکل گزارا کر رہا ہے پاکستان میں، بمشکل گزارا کر رہا ہے، کیونکہ 40-45 ہزار روپے 50 ہزار روپے تو بجلی کا بل آ رہا ہے، اس کے بعد گیس، اور پیچھے کیا بچتا ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی سیلری میں سے بھی 1 لاکھ کی تنخواہ جو ہے وہ 7.5% اگر آپ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے مزید اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ 1,33,000 انکم ٹیکس 1,33,000 انکم پر انکم ٹیکس 12.5% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا، اگین یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 2,67,000 روپے
2,60,000 2,67,000 जिसकी है, उस पे इनकम टैक्स 22% बढ़कर 33% हो जाएगा। तो ये तो एक समझें कि ज्यादती होगी तनख्वाहदार तबके पे, और उसमें फिर सारी कैटेगरीज के आ जाएंगे। तनख्वाहदार तबके ने रवां माह साल के 11 माह के दौरान 325 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया, जो कि जून के इख्तिताम पर 360 अरब रुपए हो जाने की तवक्को है। अगर IMF की तजावीज़ कबूल कर ली जाएं तो अगले माली साल तनख्वाहदार तबका 540 अरब रुपया टैक्स अदा करेगा, जिसके असरात को जाहिर करने के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफा भी काफी नहीं होगा। ये है असल मसला, क्योंकि आपने तनख्वाह बढ़ानी है 10%, 15%, टैक्स आप बढ़ा रहे हैं 10% से भी ज्यादा, यानी कि 35% करके 45% कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ स्लैब्स में देख रहा हूँ, उसमें तो इसका मतलब है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम हो जाएंगी, ज्यादा नहीं हो होंगी। ये है असल जो सारा समझ आ रही है। और IMF ने पाकिस्तान को कहा कि अगर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफा नहीं करना चाहता तो इसका मुतबादल पेश करे। उन्होंने कहा जी कि ये जो है, आप इतने 100 अरब यानी कि 360 अरब रुपए से बढ़ाकर आप 540 अरब रुपए करना चाह रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये बनता है 180 अरब रुपया। 180 अरब रुपया बनता है। वो कहते हैं अगर आपने नहीं बढ़ानी तो 180 अरब रुपया किसी और सेक्टर से हमें निकाल के दें, लेकिन हमें ये पैसे चाहिए। ये IMF कह रहा है, क्योंकि वो आपको कर्जा दे रहा है, और उसने कर्जा देना है तो उसने वापस भी लेना है, और बमाए सूद वापस लेना है। ये सिचुएशन है जी। उसके बाद IMF और हुकूमत के दरमियान एक्सपोर्टर्स पर टैक्स रिजीम तब्दील करने के लिए समझौता तय पा गया है जी, और एक्सपोर्टर्स पर आयद मौजूद 1% इनकम टैक्स को कम अज कम तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में एक्सपोर्टर्स को अपने अखराजात और आमदनी से मुतालिक दस्तावेजात जमा करवानी होंगी, और जिससे एक्सपोर्टर से टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। और फ्री कैन के दरमियान फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यानी कि ज़रूरी खादें और अद्वियात जो होती हैं, फसलों में इस्तेमाल होती हैं, और मेडिसन, सोलर पैनल्स, मेडिकल और सर्जिकल आलात में तमाम दीगर अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। हुकूमत खास तौर पर मज़कूर वाला अशिया पर सेल्स टैक्स आयद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है सूरत हाल जनाब, यह है सिचुएशन जो कि आने वाले दिनों में आप पर आएगी। और अगर IMF की शराइत नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा हमें पता है, आपको भी पता है। और आपका दौरा चाइना जो है, चाइना में वजीर आजम का जाना, आर्मी चीफ का जाना और सारों का जाना, ये वाशिंगटन को पसंद नहीं है, और वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप मुतबादल रास्ता तलाश कर रहे हैं, और इधर हमें कहते हैं, हमारे कहने पे आप रजीम चेंज करते हैं, और हमारे कहने पे आप रजीम भी चेंज करते हैं, इमरान खान साहब को जेल में भी डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, हुकूमत भी बदल देते हैं, लेकिन हमारी शराइत नहीं मानते। और अब आप चल पड़े हैं, बीजिंग का सफर कर रहे हैं। ये दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा अब, या इधर या उधर। तो इसीलिए चाइना भी यही कहता है कि भाई आप फैसला कर लें, आप हमारे साथ हैं या उधर हैं। अगर तो आपने उनकी बातें माननी है और हम पे नजर रखनी है, फौजी अड्डे देने हैं, ड्रोन को परवाजों की इजाजत देनी है, जासूसी के अड्डे देने हैं, तो फिर आप उधर ही के होएं, फिर आप हमारी तरफ ना आए। रूस भी यही कहता है, सदर पुतिन भी यही कहते हैं कि आप हैं किस तरफ, ये बताएं, आप इधर हैं या उधर हैं। तो पहले आप जरा फैसला कर लें, उसके बाद मेरे पास आएं और उसके बाद हमसे बात करें। पहले जरा ये करें कि आप किस कश्ती के सवार हैं। ये तो हमारी ये सारी का सारा हमने अपने आप का सत्यानाश कर लिया है, और सूरत हाल इस वक्त ये है कि न हम हियों में न शियों में, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, अब हम किसी भी खाते में नहीं हैं। उसके बाद है जी सियासी एतबार से आगे जुबैर साहब जो हैं, मोहम्मद जुबैर असद उमर साहब के भाई हैं, और सिंध के गवर्नर रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के बहुत ही करीबी, और नवाज शरीफ साहब के, मरीम साहबा के बहुत क्लोज थे जी, और इंतहाई मोतमद रहनुमा थे। और नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर निकालने वाले, फिर बाहर निकालकर उनको लंदन भेजने वाले जुबैर साहब ही थे, मोहम्मद जुबैर साहब थे। उन्होंने ही मामला तय करवाए थे जन बाजवा साहब से, मरीम साहबा के भी और नवाज शरीफ साहब के भी। लेकिन अब जो PDM2 की सरकार आई है, उसमें अब उनकी कोई जगह नहीं है, मामला इख्तलाफात का शिकार हैं। और ये ऐसा ही होता है
اور میاں صاحبان جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں اور وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. تو محمد زبیر صاحب نے بہرحال جی انہوں نے مسلم لیگ نواز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے چھوڑ دی ہے، اعلان کر دیا بلکہ. اور انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نواز ہے وہ اپنے منشور سے ہٹ چکی ہے اور منصور سے ہٹنے کے بعد اب ہمارا چلنا محال ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا وہ صحیح نعرہ تھا، اس کو بھی وہ چھوڑ چکا ہے. مسلم لیگ نواز انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور سولین بالادستی سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. لہٰذا اب ان کے ساتھ ہمارا چلنا بہت مشکل ہے. مفتاح اسماعیل دانیال عزیز سے بھی پوچھیں تو وہ بھی پارٹی میں داد رسی پر کا کوئی فورم نہیں ہے. اور شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پہلے ہی مسلم لیگ نواز چھوڑ چکے ہیں اور اب انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کا حال پتلا ہے اور آئندہ مسلم لیگ نواز مزید کوئی گنجائش نہیں، شاید ان کو فارم 47 بھی نہ ملے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.